जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। आज का हम लोग का टॉपिक है एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, यानी इसको हम लोग कहते हैं पृथ्वी का वायुमंडल। इसको कहते हैं वायुमंडल। और किसका वायुमंडल? हमारी पृथ्वी का। अब इसमें दो तीन बातों को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। पहली बात तो ये है, वायुमंडल किससे बनता है। दूसरी चीज, वायुमंडलीय परतें कौन सी हैं, और तीसरी चीज कि इनकी विशेषता क्या, इनकी विशेषताएं क्या। यानी इन तीन चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है, वायुमंडल क्या है, ये किससे बनता है, और इनमें जो परतें पाई जाती हैं उनकी कौन कौन सी विशेषता है। अब पहली चीज तो ये है कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर एक्चुअली में है कहां? तो एक्चुअली में एटमॉस्फेयर है, जैसे कि आप देखेंगे कि यह हमारी पृथ्वी है। आप देख सकते हैं इस बोर्ड पर कि यह हमारी पृथ्वी अर्थ। और चूंकि वायुमंडल का मतलब यह होता है कि पृथ्वी के चारों तरफ घिरे हुए गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यह तो आम परिभाषा हुई जो किताबों में मौजूद होता है, लेकिन हमारी पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न प्रकार की गैसें, जलवाष्प और धूल कणों के मिश्रण से निर्मित आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। यानी हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों तरफ से ये जो घिरा हुआ गैसीय आवरण है, जिसमें धूल कण भी है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जलवाष्प है, इनके मिश्रण से, इनके कंपोजिशन से हमारे वायुमंडल का निर्माण होता है। यानी आपने तीन चीजों को देखा कि इसमें क्या क्या शामिल है। सपोज मान लीजिए कि ये आप देखिए कि इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, इसमें वाटर वेपर है एंड डस्ट पार्टिकल्स। मतलब कि यह आप जो देख रहे हैं तो एक्चुअली में यह जो बना यही हमारा एटमॉस्फेयर। तो चूंकि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ ये घिरे हुए जो गैसीय आवरण है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैस है, जलवाष्प है और धूल कण है, इन्हीं के मिश्रण से हमारी इस पृथ्वी के चारों तरफ एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारे सोलर सिस्टम में, क्या हमारे आपको जो है कि सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं, उन ग्रहों में क्या केवल हमारी पृथ्वी ही है जहां पर इस तरह की परिस्थितियां मौजूद हैं? तो जाहिर सी बात है कि अब तक जो खोज और अनुसंधान में पता चला है कि हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसी ग्रह है जहां वायुमंडल की मौजूदगी है। क्यों भाई? वो इसलिए कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गैसें भी हैं, जलवाष्प भी हैं और धूल कण भी हैं, और पृथ्वी को छोड़कर बाकी किसी ग्रह के पास भी क्या है, वहां पर जलवाष्प नहीं है। जलवाष्प इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर जल नहीं है। ये अलग बात है कि लगातार जो हमारे सैटेलाइट्स वगैरह से पता चलता है कि मंगल ग्रह के पास कभी पानी रहा होगा या पानी होने का साक्ष्य अभी मिलना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी जो है कि ये संदेह के घेरे में है। तो उनमें से हमारी पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां पर वायुमंडल की मौजूदगी है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये हमारी पृथ्वी जो है, इसमें जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, तो आखिर यहां पर हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल की क्या नेचर है? तो नेचर ये है कि जैसे जैसे
हम पृथ्वी के धरातल से ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे यह जो हमारा एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स हैं, इन एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स की जो कॉम्पैक्टनेस है, सघनता है, वह लगातार कम होती जाती है। यानी जैसे जैसे धरातल से ऊंचाई बढ़ रही है, वैसे वैसे पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद जो एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स है, एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि हमारी वायुमंडल में कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो अभी मैंने कहा कि गैस है, जलवाष्प है, धूल कण है, उसी को कंपोनेंट्स कहा जाता है, संघटक कहा जाता है। तो जैसे जैसे धरातल से ऊंचाई बढ़ रही है, तो देख रहे हैं कि इन गैसों की या इस संघटकों की जो मात्रा है वह कम हो रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर कम क्यों हो रही है? तो इसलिए हो रही है कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के धरातल से ऊपर जाते हैं, तो स्मॉल जी के वैल्यू में कमी आती है। स्मॉल जी का वैल्यू का मतलब होता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। तो जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि इन संघटकों को खींचकर अपनी तरफ रखने वाले जो हमारी पृथ्वी का गुरुत्व है वह कम होगा, तो जाहिर सी बात है उनकी कॉम्पैक्टनेस में भी कमी आएगी। दूसरी बात यह है कि इनके जो सोर्सेज हैं इन संघटकों के, विभिन्न प्रकार की गैसों के, तो क्या भाई हमारा धरातल है, या जलवाष्प के जो भी सोर्सेज हैं तो हमारी पृथ्वी का धरातल है, जहां पर सागर है, महासागर है, नदियां है, झील है, तालाब है, वगैरह वगैरह। और जो डस्ट पार्टिकल्स है तो वो भी हमारे धरातल से उड़कर ऊपर उठते हैं, या फैक्ट्रियों से, गाड़ियों से उड़कर ऊपर उठते हैं। तो चूंकि इनके सोर्सेज भी पृथ्वी का धरातल है, और जब यहां से ऊपर जाएंगे तो उसकी मात्रा में, उसकी सघनता में कमी आएगी। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात यहां पर ये जानने की है कि चूंकि हमारी पृथ्वी जो है, तो आखिर इसमें इनकी जो कंपैक्टनेस है या ये जो संघटक हैं, उनमें सबसे ज्यादा क्या है? तो उनमें सबसे ज्यादा भारी अगर हम लोग देखेंगे तो जलवाष्प है। यानी सबसे ज्यादा जलवाष्प जो है, इन संघटकों में सबसे अधिक भारी जलवाष्प है। और चूंकि आप समझ सकते हैं, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जलवाष्प की वजह से ही हमारा क्या बनता है, बादलों का निर्माण होता है, और उन्हीं बादलों से बारिश होती है। और जब बारिश होती है तो सोचिए कि अगर 1 घंटे तक अगर कहीं पर बारिश हो जाए, तो वहां पर पानी का जो जमाव है इतना ज्यादा हो जाता है, और अगर आपको कहा जाए कि उसको जो है कि बाल्टी से उठा उठा के उसको हटाइए, तो सोचिए कि कितना भारी होगा। तो इस तरह की स्थितियां हमारी पृथ्वी के धरातल पर हर समय परिघटित होती रहती हैं। हमारी पृथ्वी के धरातल पर हर समय कहीं ना कहीं मूसलाधार वर्षा होती रहती है। तो सोचिए कि हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में कितना ज्यादा जलवाष्प है, और कितना ज्यादा बादलों का निर्माण हुआ है, और उनसे कितनी बारिश हो रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे भारी जलवाष्प। उसके बाद विभिन्न गैसों का जो है कि स्थान आता है। यानी हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जैसे आप देखते हैं कि नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 20.8%, या आप देखते हैं कि इसमें आर्गन है 0.93%, या इसमें देखते हैं कि CO2 पहले 0.03% था, लेकिन आज के डेट में बढ़कर 0.045% हो गया। तो इस तरह से देखते हैं कि ये विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जो हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मौजूद है। उसके अलावा और भी बहुत सारी हल्की गैसें हैं। इससे आप जानते हैं कि गैसों में सबसे हल्की हाइड्रोजन होती है। तो चूंकि ये हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद गैसें हैं, उसके बाद धूल कण होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है, तो यह वायुमंडल एक्चुअली में किन किन परतों से मिलकर बना है, यानी इसमें कौन कौन सी लेयर्स की मौजूदगी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, इस डायग्राम से आपको बेहतरीन तरीके से पता चल जाएगा कि हमारी जो पृथ्वी है, और इसमें ये हमारी अर्थ, ये हमारी अर्थ है। अब जैसे यहां से हम धरातल से ऊपर बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमको मिलेगा ट्रोपोस्फियर। सबसे पहले मिलेगा हमको ट्रोपोस्फियर। उसके ऊपर हम लोग जाएंगे तो हमको मिलेगा आपको जो है कि
स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। अब इसी स्ट्रेटोस्फीयर में इसका जो ऊपरी लेयर है वो है ओजोनोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर। और इसके ऊपर हमारा क्या है, आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर है। अब आयनोस्फीयर के दो भाग हैं, निचले वाला इसका जो पार्ट है वो है मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर, और इसके ऊपर वाला जो है वो है थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। यानी इसी आयनोस्फीयर का ये पार्ट, और सबसे ऊपर हमारा है एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो माय डियर, आपने देखा कि हमारी पृथ्वी के ये जो परतें हैं, ये जो एटमॉस्फेयर हैं, तो एक्चुअली में हम लोग कहते क्या है कि ये हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है इसी को हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। इसी क्षोभ मंडल को कई नामों से जानते हैं, जैसे परिवर्तन मंडल कहते हैं, जैसे संवहन मंडल कहते हैं, जैसे विक्षोभ मंडल कहते हैं, जैसे मौसमी मंडल कहते हैं, जैसे जीव मंडल कहते हैं। यानी हमारे इस ट्रोपोस्फियर को जीव मंडल कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। और यही एकमात्र ऐसा लेयर है हमारी पृथ्वी के वायुमंडल का जिसमें जीवों का अस्तित्व है, जिसमें जीव निवास करते हैं। इसमें जीव निवास क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि ऑक्सीजन की जो मौजूदगी है वह मैक्सिमम इसी में है, और इसी में जलवाष्प भी है 99.9%। तो जो भी हमारा प्लांट्स है, एनिमल थिंग्स है, ये सब के सब इसी ट्रोपोस्फियर में मौजूद है, इसलिए इसको जीव मंडल कहते हैं। दूसरी बात कि इसको हम लोग क्षोभ मंडल या डिस्टरबेंस लेयर या विक्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि इसी में बादलों का निर्माण होता है, इसी में आंधी चलती है, इसी में तूफान आता है, और हमारी मौसमी परिवर्तन भी होता है। तो इस तरह के जो परिवर्तन होता है मौसमी, इसलिए इसको मौसमी मंडल कहते हैं। और क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में, समर सीजन में इस क्षोभ मंडल की हाइट बढ़ जाती है और शीत ऋतु में कम हो जाती है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किस ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। तो माय डियर, क्षोभ मंडल की मोटाई समर सीजन में बढ़ जाती है, ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाती है, और शीत ऋतु में घट जाती है। अब उसको ऊपर उठाने वाली, उसकी मोटाई को बढ़ाने वाली जो हवाएं होती है वो संवहनीय हवाएं होती है। संवहनीय हवाओं की वजह से क्षोभ मंडल की मोटाई ऊपर उठती है, इसलिए इस मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं, यानी इसको संवहन मंडल भी कहा जाता है। दूसरी चीज क्या है कि इसमें जो लगातार इसकी मोटाई में परिवर्तन होता है, इस वजह से इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। तो चूंकि हमारे इस ट्रोपोस्फियर में इतना ज्यादा डिस्टरबेंस होता है, जिसकी वजह से इसमें लंबी दूरी की हवाई जहाजों को नहीं उड़ाया जाता, बल्कि इसमें जो है कि हेलीकॉप्टर, चॉपर वगैरह इसमें उड़ाया जाएगा, लेकिन इसमें लंबी दूरी की हवाई जहाज नहीं उड़ाएंगे। दूसरी बात यह इसमें यह है कि जैसे जैसे इस मंडल में ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आएगी। यानी इसमें 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किलोमीटर की हाइट पर कम हो जाती है। यानी इस क्षोभ मंडल में जब आप प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाएगी। इस कमी को नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। यही वजह है कि ताप में ये जो कमी आ रही है, जिसके कारण पहाड़ों की ऊपरी चोटियों पर बर्फ की टोपियां पाई जाती है, यानी पहाड़ की चोटियों पर बर्फ की मोटी मोटी परतें पाई जाती है, वहीं से नदियां निकलती है। तो इस वजह से इसकी ये विशेषता होती है। अब इसकी जहां तक हाइट का प्रश्न है, तो इसकी एवरेज हाइट 18 किलोमीटर, मैक्सिमम हाइट इसकी 18 किलोमीटर है, और इसकी एवरेज जो हाइट है वो 14 किलोमीटर। यानी क्षोभ मंडल, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल की औसत मोटाई या औसत ऊंचाई कितनी है, तो 14 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की मैक्सिमम जो हाइट है कितनी है, तो 18 किलोमीटर। यह 18 किलोमीटर कहां पर है, तो ये हमारा विषुवत रेखा के ऊपर है। अब इस क्षोभ मंडल की
मिनिमम थिकनेस कहां पर है, न्यूनतम मोटाई कहां पर है, तो ध्रुवों के पास है, वहां पर केवल 8 से 9 किलोमीटर, 8 से 9 किलोमीटर ही है। क्वेश्चन पूछता है कि ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की मोटाई कितनी है, तो 8 से 9 किलोमीटर। अब इसके ऊपर जब आप जाते हैं तो यह आपको मिलता है समताप मंडल। समताप मंडल नाम से ही पता है, सम मतलब इक्वल समान, ताप मतलब टेम्परेचर। ये ऐसा वायुमंडलीय परत है जहां पर तापमान समान रहता है। यहां से ऊपर जाइए तो उतना ही टेम्परेचर रहेगा, नीचे आइए तो उतना ही रहेगा, यानी कि ऊंचाई बढ़ने पर इसमें तापमान में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, तापमान में इक्वलिटी रहेगी, जिसकी वजह से इसको समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। अब इसकी जो हाइट होती है यह एक्चुअली में स्ट्रेटोस्फीयर की 32 किलोमीटर तक है, लेकिन इसकी मैक्सिमम हाइट जो है वह 50 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर की मौजूदगी है, ओजोन परत पाई जाती है। नाम सुने होंगे ओजोन परत, ओजोन परत। तो ये ओजोन परत इसी मंडल में है, समताप मंडल में है, और इस ओजोन परत की मोटाई सबसे ज्यादा 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और इस ओजोन परत को O3 को हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन परत को हम लोग कहते हैं पृथ्वी का सुरक्षा कवच। पृथ्वी का सुरक्षा कवच इसलिए कहते हैं क्योंकि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ये अवशोषित कर लेता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस बहुत ही हार्मफुल होती है। अगर वो डायरेक्ट हमारी पृथ्वी के धरातल पर पराबैंगनी किरणें आ जाएं तो हमारे स्किन रेशेज हो जाएंगे, स्किन कैंसर होगा, आंखों से संबंधित बीमारियां होंगी। तो ये चूंकि हमारा ओजोन परत जो है O3 जो है ये अल्ट्रावायलेट रेस को रोकने का काम करता है, हमारी पृथ्वी को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि यहाँ के एनिमल प्लांट्स को जो है यह सुरक्षित करता है, जिसकी वजह से ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। जबकि आपने पढ़ा होगा भूकंप को पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है, सॉरी ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहते हैं, इन वोल्केनो को सेफ्टी बल्ब ऑफ द अर्थ कहते हैं, और इसको सेफ्टी बेल्ट ऑफ द अर्थ कहते हैं ओजोन लेयर को। तीसरी बात यह है कि इसमें तापमान एक समान रहता है, जिसकी वजह से यहाँ का वायुदाब भी समान रहता है, हवाओं का डिस्टरबेंस नहीं होता है। यही वजह है कि इस मंडल में लंबी दूरी की हवाई जहाजों को उड़ाया जाता है। इसी मंडल में लंबी दूरी की जो हवाई जहाज होती हैं, तो हवाई जहाजों का संचालन इसी समताप मंडल में होता है। और इसके ऊपर हम लोग जाते हैं तो ये हमारा है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर को कहते हैं आयन मंडल। आयन मंडल के दो भाग हैं, निचला भाग जो है ये मध्य मंडल है मेसोस्फीयर, ऊपरी भाग जो है ये थर्मोस्फीयर है, ताप मंडल है। इस आयन मंडल की विशेषता क्या है कि यह पृथ्वी के धरातल से जाने वाली ऊपर जो भी रेडियो तरंगे हैं, ये रेडियो तरंगे हैं, तो पृथ्वी के धरातल से जो भी रेडियो तरंगे जाती हैं वे पृथ्वी के धरातल की ओर इस आयनोस्फीयर की वजह से उनको रिटर्न कर दिया जाता है, उनको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। यही वजह है कि ये रेडियो वेव जो जाती हैं ये आयन मंडल उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से आप अपने रेडियो ट्रांजिस्टर को जो है सुन पाते हैं। आप जो एफएम सुनते हैं या अलग अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी में सुनते हैं, अगर ये आयनोस्फीयर नहीं होता तो रेडियो संचार की सुविधाएं नहीं ले पाते। इसी आयनोस्फीयर में ध्रुवीय ज्योति प्रकट होती है, ध्रुवों पर जो है कि तेज चमक जो दिखाई पड़ती है, एक्चुअली में इसी में घटना होती है। दूसरी तरफ कि जो उल्का होता है, उल्का बरसात जो है कि एक्चुअली में इसी मंडल में होता, इसी आयनोस्फीयर में होता है। और इसके ऊपर हमारा क्या है भाई, तो एक्सोस्फीयर है। ये हमारा आयनोस्फीयर जो है इसकी हाइट जो है ये 700 किलोमीटर की हाइट तक, यानी ये 60 से लेके 700 तक है। और इसके ऊपर आप जाते हैं तो 10,000 किलोमीटर की हाइट तक हमारे ये वायुमंडल, हमारा ये वायुमंडल है जिसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पर वायुमंडल की जो कॉम्पैक्टनेस है बहुत ही कम है, बहुत ही छीनबीन है, जिसकी वजह से जो है कि वहां इसका बहुत विशेष महत्व नहीं रह जाता है, यहाँ ग्रेविटी भी कम होती है। लेकिन इसी मंडल में मैक्सिमम हमारा जो सैटेलाइट्स होता है इसी मंडल में एक्सोस्फीयर में हम लोग स्थापित करते हैं, इसी मंडल में उसको हम लोग
क्या करते हैं, ले जाके उसी में स्टेबल करते हैं और वहीं से जो है वो अपना काम करना शुरू करता है। तो ये हमारा वायुमंडल है जिसकी मैक्सिमम हाइट जो है 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो ये आपका पृथ्वी का क्या हुआ, वायुमंडल की परतें हुई और इनकी विशेषताएं हुई। बाकी हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।